सो हेलो बच्चों, खोज फेज 2 का जो सेट 2 का पेपर है ये कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों के सामने मैं इसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ बायो क्लास 8 का। उसके पहले मैं एक बात बता दूँ आपको, जो ये एग्ज़ाम है इसका फ़ायदा क्या है। आपको इसकी जो स्कॉलरशिप मिलती है बेटा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको इसके बारे में फ़ायदा पता चला कि जब नेक्स्ट ईयर आप जैसे आप पढ़ाई करेंगे तो उसके लिए इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो आपके फीस पे पड़ता है। आप वहाँ पे इसके ऊपर बहुत अच्छा डिस्काउंट पा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आपका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, आप जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं उसका भी लेवल आपको पता चल जाएगा। पर्सनल लेवल पे आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आपका सब्जेक्ट के ऊपर कितनी ग्रिप है। तो ये दो फायदे हैं इस एग्ज़ाम के। इट इज़ अ ओलंपियाड एग्ज़ाम, लाइक ओलंपियाड एग्ज़ाम। ये आपका बूस्ट करता है, आपका मोटिवेट करता है आपको। तो चलिए बात करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में। आइए देखते हैं क्वेश्चंस। चलिए पहला क्वेश्चन जैसे है यहाँ पे कि कौन सा टूल जो है यूज़ में आता है रिमूव करने के लिए वीड को। विच टूल इज़ यूज फॉर द रिमूविंग वीड। तो ऑप्शन है हो, सीड ड्रिल, लेवलर और प्लो। तो देखिए यहाँ पे जैसे हो के बारे में बात करेंगे। हो एक टूल है जो जैसे आप प्लोइंग में और रिमूविंग ऑफ वीड में भी यूज़ करते हैं। जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो वीड्स कहलाते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। इसके बाद जो सीड ड्रिल है, ये जो सीड को लगाने के काम आती है। लेवलर क्या है, सॉइल जो अनइवन सॉइल होती है उसको लेवल करने के काम आता है। और प्लो भी एक टूल है जो प्लोइंग के लिए यूज़ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा बेटा, हो। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राबी क्रॉप। राबी क्रॉप के बारे में आप जानते हैं, जैसे विंटर सीजन क्रॉप है ये, विंटर में जो चीज़ें आती हैं। तो आप देखिए जैसे कॉटन, मस्टर्ड, ग्राउंडनट और सोयाबीन। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। मस्टर्ड इसका आंसर होगा, बी फॉर बॉय। मस्टर्ड यानी कि आप जानते ही होंगे मस्टर्ड राबी क्रॉप है। ठीक है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगस। फंगस क्या होते हैं ये भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाम के चैप्टर में पढ़ाया गया है कि फंगस क्या है। फंगस एक सैप्रोफाइटिक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो डेड और डिके ऑर्गेनिज्म के ऊपर पाया जाता है, उनसे फूड और न्यूट्रिशन ड्रेन करता है पूरा। इसकी बॉडी में जैसे ये फंगस है और इसमें जो लिक्विड्स निकलते हैं इसकी बॉडी में से, और ये एब्जॉर्ब करता है, यानी पहले डाइजेस्टिव लिक्विड रिलीज करता है सरफेस पे, और उसके बाद क्या होता है इसका जो ये सरफेस है वो सरफेस धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगती है यहाँ पे, और फिर ये न्यूट्रिशन उसका एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्बेटिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अमीबा, ईस्ट, वायरस और बैक्टीरिया, इन चारों में से कौन सा, जैसे अमीबा एक प्रोटोजोआ है, ईस्ट एक फंगस है, वायरस तो खुद ही एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और बैक्टीरिया एक अलग कैटेगरी का ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया कहलाएगा। इसका आंसर होगा बेटा बी फॉर बॉय। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉज्ड मलेरिया। मलेरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू कॉज होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं कि मॉस्कीटो से होता है। मॉस्कीटो बेटा उसका एक मतलब ये कह सकते हैं कि वो उसका मेन कॉज नहीं है। मॉस्कीटो, जो मॉस्कीटो के अंदर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है उसका मेन कॉज। तो बैक्टीरिया नहीं है उसका कॉज, प्रोटोजोआ यही है इसका आंसर। जो प्लाज्मोडियम, ये भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा आपके लिए। वायरस नहीं है और फंगस भी नहीं है, तो इसका आंसर है बी फॉर बॉय। ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। ऐसी डिजीज जो एक इंसान से दूसरे इंसान को हो सकती है। तो जैसे डायबिटीज है, ये तो नहीं होता कम्युनिकेबल, किसी एक इंसान से दूसरे को नहीं होता। कॉलेरा, कैंसर और हाइपरटेंशन। तो बहुत सिंपल आंसर बेटा, कॉलेरा एक वाटर बॉर्न, जैसे कह सकते हैं कि वाटर के थ्रू स्प्रेड हो सकती है, स्प्रेड होने वाली डिजीज है, इसलिए यही है कम्युनिकेबल डिजीज। कैंसर भी किसी को किसी से कांटेक्ट से नहीं होता, और हाइपरटेंशन भी नहीं होती है। तो बहुत सिंपल आंसर है बी फॉर बॉय। तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, जो कि एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वेयर एनिमल्स, एक प्लेस है जहां एनिमल प्रोटेक्टेड है और जिनके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट हो रहे हैं। तो इसका आंसर बेटा जू नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें एनिमल्स को हम किसी दूसरे जगह पर लेके जाते हैं, एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट बनाते हैं, वो जू कहलाता है। वहां पर वो उनके खुद के नेचुरल में नहीं है, यानी कि जब हम इन सीटू कंजर्वेशन करते हैं तो ये उसका टॉपिक है बेटा, याद रखिएगा। इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन दो चीजें होती हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो एरिया है
जो एक बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया है जहां पर अंदर एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और वो हाईली प्रोटेक्टेड एरिया है जहां कोई अंदर जा नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसका आंसर बेटा बी है। नेशनल पार्क में दोनों चीजें प्रोटेक्ट होती हैं, प्लांट्स और एनिमल दोनों होते हैं। बायोडाइवर्सिटी पार्क एक बहुत बड़ा एरिया होता है जहां पर सभी लोग प्रोटेक्ट होते हैं, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, यानी ये उससे भी बड़ा एरिया है। तो ये इसका आंसर बी फॉर बॉय है बेटा, कंफर्म आंसर। इसके बाद द बुक विच कीप द रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंडेंजर्ड स्पीसीज इज कॉल्ड, बहुत सिंपल आंसर बेटा। इसका आंसर जैसे रेड डाटा बुक, ब्लू डाटा बुक, ग्रीन डाटा बुक और ब्लैक, नहीं, इसका आंसर सिर्फ ए होगा, रेड डाटा बुक, ठीक है। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू, डिफॉरेस्टेशन यानी जब हम लगातार प्लांट्स को कट करते हैं तो क्या वो चीजें कौन से कॉन्सिक्वेंसेज लाती हैं? तो जैसे इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, जब प्लांट्स नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा कौन? जैसे आप जानते हैं प्लांट्स का काम क्या है, ऑक्सीजन देना और कार्बन डाई लेना, एक बैलेंस बना के रखते हैं, तो ये आंसर सही लग रहा है। डिक्रीज इन सॉइल इरोजन, देखिए सॉइल इरोजन तो होगा ही होगा, डिक्रीज कैसे हो सकता है? वो तो और इंक्रीज मतलब होगा ही होगा। डिक्रीज इन सॉइल इरोजन नहीं ऑप्शन है। इंक्रीज इन रेनफॉल, ये भी बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना। रेनफॉल तो हो ही नहीं सकता, मतलब वो तो ऑप्शन ही नहीं है, तो ये भी नहीं है। इसका आंसर बी फॉर बॉय, करेक्ट। इसके बाद 9, अ फार्मर ग्रो लेग्यूमिनस क्रॉप, लेग्यूमिनस क्रॉप के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनका नाम होता है राइजोबियम, इनकी रूट्स में पाए जाते हैं। इन बिटवीन 2 सीरियल क्रॉप, तो चलिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा समझा देता हूँ। मान लीजिए ये एक क्रॉप है, ये क्रॉप है सीजन 1 की क्रॉप है S1, इसके बाद दूसरी क्रॉप आएगी S2 और उसके बाद तीसरी क्रॉप आएगी S3 सीजन 3। तो फार्मर जो ग्रो कर रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन बताया जा रहा है आपको कि वो लगातार ग्रो कर रहे हैं, बीच में एक लेग्यूमिनस क्रॉप ग्रो कर रहा है, यानी हर बार वो सीजन 2 में ऐसा सीजन 1 और 3 के बीच में एक लेग्यूमिनस क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, ठीक है भाई। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर दिस प्रैक्टिस एंड हाउ डज इट बेनिफिट टू द फार्मर इन द लॉन्ग टर्म? इस सिस्टम को क्या कहते हैं पहले वो समझ लीजिए। इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन कहते हैं। जब ये क्रॉप रोटेट की जाती है तो जब सीरियल क्रॉप लगाते हैं एक और उसके बाद दूसरी लेग्यूमिनस क्रॉप लगाते हैं, से नाइट्रोजन का इंक्रीमेंट होता है। एक्ट्स एज अ नेचुरल पेस्टिसाइड्स, नहीं, ये नहीं हो सकता इसका आंसर, पेस्टिसाइड तो वो नहीं है। इट हेल्प्स इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन रिड्यूसिंग द नीड फॉर द फर्टिलाइजर, ये ऑप्शन सही लग रहा है। इट प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, नहीं, सॉइल इरोजन से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। अट्रैक्ट पॉलिनेटर इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ द सीरियल क्रॉप, नहीं, ये भी नहीं है। बस डायरेक्ट आंसर आपको समझ में आ रहा होगा, हेल्प्स इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन, बहुत ही सिंपल आंसर है बेटा इसका, ठीक है। क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा था लेकिन ऐसा नहीं है, वो सिंपल ही क्वेश्चन है। अब देखिए ये भी डेटा ज्यादा लग रहा है लेकिन आंसर बड़ा सिंपल है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। तो स्ट्रेटजी यूज बाय मैनी एक्वाटिक एनिमल, जैसे फिश वगैरह क्या करती हैं, अपने जो छोटे छोटे से जो उनके एग्स होते हैं वो छोड़ देती हैं और फिर क्या करती हैं, जो फिश होती हैं वो उनके चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमती रहती हैं, चारों तरफ फिश घूमती रहती हैं। चारों तरफ घूमने से क्या होता है कि उनके जो एग्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, इस तरीके से वो अपने एक सिस्टम को मेंटेन रखती हैं। जो एक पूरा झुंड देखा होगा आपने, पूरे फिश उसके चारों तरफ घूमती रहती हैं। इट प्रोड्यूसेस अ लार्जर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, इसमें एक और बात बोल रहे, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज, यहां पर आपको बस ध्यान देना है डिसएडवांटेज क्या है कंपेयर टू द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देखिए इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस क्या है, जितने भी जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जब ज्यादा होते हैं ना, जब हम बात करते हैं पिरामिड के बारे में, जैसे हम बात करते हैं तो जो लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे हम इसकी बात करेंगे जैसे प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूमर 1, कंज्यूमर 2, कंज्यूमर 3, तो जो सबसे ज्यादा होंगे वो प्रोड्यूसर होंगे, उसके बाद जो इनका लेवल है वो घटता चला जाता है। तो जैसे फिश हैं वो जो एक्वाटिक फूड चेन में काफी ज्यादा नंबर में वहां पर पाई जाती हैं। अब जब ज्यादा नंबर में है तो उसको मेंटेन रखने के लिए इस तरीके का सिस्टम बनाया गया। तो क्या होगा यहाँ पे, प्रोड्यूस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, इट रिक्वायर्ड द रिलीज ऑफ गैमेट्स इनटू द वाटर, इट शोज नो पेरेंट केयर फॉर द ऑफस्प्रिंग। देखिए यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। एक पेरेंट केयर नाम से चीज होती है, जैसे जो भी बड़े एनिमल्स होते हैं ना उनमें नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कम होते हैं, जैसे ह्यूमन है वो एक बार में 1 या 2 ज्यादा से ज्यादा ट्विंस देंगे बच्चे,
तो इस कंडीशन में उसको बचाने की टेंडेंसी थोड़ा नेचर ने ज़्यादा रखी है, इसलिए वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म कम बच्चे देते हैं वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं ताकि पेरेंटल केयर मिल सके। द ऑफस्प्रिंग आर एक्सट्रीमली वर्नरेबल टू द इन्वायरमेंटल थ्रेट्स एंड प्रेडेटर्स। तो आप इसमें से चारों में से पहले तो ये सॉर्ट आउट करिए कि सही रिलेवेंट डेटा क्या लग रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल पे है बेटा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं जो ऑर्गेनिज्म, वो कौन सी स्ट्रेटजी मेंटेन कर रहे होंगे। अब उसके बाद जो ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज है कंपेयर टू इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन से इसमें जो डिसएडवांटेज है, यानी जो फायदे की चीज नहीं है, तो क्या है, मैं आपके सामने फिर से ऑप्शन पढ़ रहा हूं। इट प्रोड्यूस अ लार्जर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो इसका जैसे ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना, क्या इससे डिसएडवांटेज है ये। रिक्वायर द रिलीज ऑफ द गैमेट इनटू द वाटर, इट शो नो पेरेंटल केयर फॉर द ऑफस्प्रिंग। ये बेटा इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है, अब देखिएगा ध्यान से, जो आपको यहां पर मैंने बोला ए बी सी डी, सी में पेरेंटल केयर जो है वो ऑफस्प्रिंग जो है। अब जैसे डी की बात करेंगे, ऑफस्प्रिंग आर एक्सट्रीमली जो बच्चे हैं, ऑफस्प्रिंग मतलब जो बच्चे होते हैं, वो एक्सट्रीमली वर्नरेबल है इन्वायरमेंटल थ्रेट्स के और प्रेडेटर्स के। जो फूड चेन बनती है बेटा, वो फूड चेन में दूसरे ऑर्गेनिजम्स का फूड बनते हैं वो, इसलिए अगर वो थ्रेट में हैं क्योंकि वो बाहर रहते हैं और वहां उनको कोई केयर नहीं मिल रही है, तो जब बाहर केयर नहीं मिल रही है तो इसका मतलब वो दूसरे प्रेडेटर्स के थ्रेट में जरूर आएंगे। ठीक है ना। तो ये आंसर हो गया आपके बेटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर था। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। कोई डाउट हो तो आपको जो है IIT आश्रम के नंबर्स जो दिए गए होंगे उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी चलिए मिलते हैं बाद में। थैंक यू बेटा। ओके बाय।